आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा बायोलॉजी का टॉपिक जो है, जो आज हम कवर करेंगे, उसमें हम लास्ट ग्लैंड पढ़ेंगे, डैट इज़ गुनेड्स। फिर हम उसमें एक मैकेनिज़्म स्टडी करेंगे, डैट इज़ फीडबैक मैकेनिज़्म, जिसमें हम पॉजिटिव और नेगेटिव फीडबैक को डिस्कस करेंगे। ये मैकेनिज़्म क्या होता है, एग्जाम्पल्स हम उसकी स्टडी करेंगे। फिर सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस हम पढ़ेंगे। अब तक के दो सिस्टम्स जो हमने पढ़े हैं, नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन सिस्टम, तो उनमें क्या डिफरेंसेस हैं, क्या चीज़ें उनमें सेम हैं, सिमिलैरिटीज़ क्या हैं, किस बेस के ऊपर कौन सा सिस्टम ज़्यादा बेटर वर्क कर रहा है, एनिमल्स में उसकी डिफरेंट एग्जांपल्स कौन कौन सी, ये सारी जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम अपना लास्ट ग्लैंड स्टडी करते हैं, जो कि है गुनेड्स। ठीक है, गुनेड्स के अंदर ह्यूमन बॉडी में बेसिकली दो बेसिक रिप्रोडक्टिव पार्ट्स आ जाते हैं। वन इज़ फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डैट इज़ नॉन एज ओवरी। सेकंड वन इज़ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, डैट इज़ टेस्टिस। ओवरी के अंदर जो है वो बेसिकली दो बेसिक हार्मोन्स रिलीज़ हो रहे हैं, जो गुनेड्स के अंदर हम स्टडी करेंगे। वन इज़ एस्ट्रोजन हार्मोन, सेकंड one is progesterone, while testes produce two other hormones, one is testosterone and second one is 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो ये दो बेसिक हार्मोन हैं जो मेल्स के अंदर टेस्टिस प्रोड्यूस कर रही हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, जबकि ओवरी दो हार्मोन प्रोड्यूस कर रही है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर इंपॉर्टेंट हार्मोन्स में आते हैं। अब हम सबसे पहले एस्ट्रोजन हार्मोन को डिस्कस करेंगे। एस्ट्रोजन में अगर हम देखें तो एस्ट्रोजन का जो अपना फंक्शन है वो है राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स। ठीक है, राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स जैसे ही हो जाते हैं, राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स आपको पता है कि उसमें फॉलिकल्स की प्रोडक्शन के बाद उसकी मेच्योरिटी होती है, वो मेच्योर हो जाती हैं, देन वो हार्मोन सिक्रीट आउट होना शुरू होता है, एस्ट्रोजन। ठीक है, इसको इनिशिएट कौन कर रहा है, इसकी डेवलपमेंट में कौन इन्वॉल्व था, वो था FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, जो कि पिट्यूटरी ग्लैंड का इंटीरियर लूप रिलीज़ कर रहा था। अब पिट्यूटरी ग्लैंड FSH रिलीज़ करेगा, ठीक है, और उसके बाद जो है वो फर्दर एस्ट्रोजन हार्मोन की प्रोडक्शन होगी बाय राइपनिंग ऑफ फॉलिकल्स। फिर इसी तरह एस्ट्रोजन का काम है डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टर इन फीमेल। जैसे आप देखें फीमेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स होते हैं, वो सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स कौन कौन से हैं, जैसे उनकी ब्रेस्ट की डेवलपमेंट का होना। ठीक है, तो फिर उनकी जो यूट्रस की वॉल है उसकी थिकनिंग, ये सारे दोनों फंक्शंस एस्ट्रोजन का जो है वो बेसिक काम है। ठीक है, अब ये जो यूट्रस की वॉल का थिक होना है प्रेगनेंसी को मेंटेन करने के लिए, वो बेसिकली मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान हो रहा होता है ख़ास पॉइंट पे, और ये पॉजिटिव फीडबैक की भी एक एग्जांपल है, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है और उसको कौन रिलीज़ कर रहा होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, तो ओवरऑल एस्ट्रोजन LH की रिलीज़ के साथ भी एसोसिएटेड है पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म के अंदर। फिर इसका एक और फंक्शन है हीलिंग एंड रिपेयर ऑफ यूट्राइन वॉल आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, यानी जब हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, सारा ब्लड लॉस हो जाता है, जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में इकट्ठी हुई होती हैं, उसके बाद दोबारा से यूट्रस की वॉल जो रप्चर हुई थी वो उसको दोबारा से रिपेयर और हील अप करना, दोबारा से ठीक करना, वो काम भी एस्ट्रोजन का ही है। फिर एस्ट्रोजन एक और फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा है, उसमें क्या है कि जो सेल्स हैं यूट्रस की वॉल के, वो ग्लैनुलर होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और वो एक ख़ास किस्म की प्रोटीनेशियस सिक्रीशन देते हैं, यानी प्रोटीन रिलीज़ करना शुरू होते हैं, जो एम्ब्रियो अपनी अर्ली डेवलपमेंटल स्टेजेस के दौरान टेकअप करता है। ठीक है, यूज़ करता है, उसको यूटिलाइज करना शुरू करता है। तो यानी एस्ट्रोजन का एक और फंक्शन क्या है, ग्लैनुलर वॉल का प्रोड्यूस करना, इसी तरीके से उसकी मदद से वो एक ख़ास प्रोटीन प्रोड्यूस करता है जो एम्ब्रियो अपनी डेवलपमेंट के दौरान यूज़ करता है। फिर अगर ये हार्मोन डेफिशिएंट हो, ना हो, इसकी कमी हो, तो फिर क्या होता है, इट लीड्स इन द यंग ऑफ फेलियर टू मेच्योर सेक्सुअली। ऐसा जो इंडिविजुअल होगा वो सेक्सुअली मेच्योर नहीं होगा, और ऐसा एडल्ट जो है वो स्टीराइल होगा, यानी वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकेगा, अपनी नेक्स्ट जनरेशन प्रोड्यूस नहीं कर सकेगा, क्योंकि उसमें एस्ट्रोजन का लेवल कम है। ठीक है,
सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट हार्मोन रिप्रोडक्टिव है प्रोजेस्टेरोन फीमेल्स के अंदर। ये प्रोड्यूस हो रहा होता है बेसिकली रप्चर्ड फॉलिकल इन रिस्पॉन्स टू ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन फ्रॉम पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, पिट्यूटरी ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन रिलीज़ किया, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स ने फॉलिकल्स को रप्चर किया और उसके जो रिज़ल्ट है उसमें प्रोजेस्टेरोन जो है वो प्रोड्यूस होगा। प्रोजेस्टेरोन क्या करेगा, एफएसएच जो रिलीज़ हो रहा था जो कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन था, वो उसको इनहिबिट कर देगा। उसके इनहिबिशन से क्या होगा कि ओवरऑल जो फॉलिकल्स राइपन हो रही थी, जो बन रही थी, मेच्योर हो रही थी, वो रुक जाएंगी। ठीक है, तो पिट्यूटरी एफएसएच रिलीज़ कर रहा है, एफएसएच से एलएच रिलीज़ हो रहा है, एलएच जो है वो फॉलिकल्स को रप्चर कर रहा है, उसके रप्चर होने से प्रोजेस्टेरोन रिलीज़ हो रहा है और प्रोजेस्टेरोन क्या कर रहा है, वो एफएसएच की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर रहा है। ये है नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। ठीक है, ये जो प्रोडक्ट है वो केमिकल सिंथेसिस को रोक रहा है, जो स्टार्टिंग केमिकल था। ठीक है, अब इससे यूट्रस की वॉल भी इफेक्ट होती है। उससे क्या होता है, थिकनिंग और वेस्कुलराइजेशन होना शुरू हो जाती है फीमेल बॉडी पार्ट्स के अंदर, और ये मेंटेन कर रहा होता है, इसको थिक कर रहा है फॉर द स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, इसी तरह इसका काम है ओव्यूलेशन को सप्रेस करना। ओव्यूलेशन इज़ अ प्रोसेस जिसमें एग रिलीज हो रहा होता है फॉलिकल्स में से, उसको ओव्यूलेशन कहते हैं। मैंने आपको बताया था फॉलिकल बाहर सिप्पी की तरह का एक शेल है, उसके अंदर एग की प्रोडक्शन है, जैसे मोती होता है सिप्पी में, बिल्कुल उसी तरीके से फॉलिकल्स जो है वो रप्चर हो जाती हैं और उसमें से एग रिलीज़ हो जाता है। ये जो है एग वो प्रोसेस कहलाता है एग रिलीज़ होने का, ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन को कौन रोकता है, डैट इज़ प्रोजेस्टेरोन, और इसकी इसीलिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर बर्थ कंट्रोल पिल। जो बेबी बर्थ को अगर रोकना हो या कंट्रोल करना हो तो उसके लिए प्रोजेस्टेरोन से बनी हुई मेडिसिन्स दी जाती हैं, और वो जो है टैबलेट्स, उनमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई होता है क्योंकि वो ओव्यूलेशन यानी एग रिलीज़ को बंद कर देता है फीमेल में या रोक देता है कुछ टाइम के लिए, और उसकी वजह से जो है वो ऑटोमेटिकली जो है स्टेट ऑफ प्रेगनेंसी उसको जहाँ मेंटेन कर रहा है वहीं पर जो बर्थ है उसको रोकने में भी हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो यानी कि यूट्रस की वॉल को अफेक्ट करता है बाय थिकनिंग, ताकि स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी मेंटेन हो, लेकिन साथ साथ ओव्यूलेशन के प्रोसेस को सप्रेस भी करता है। ठीक है, टेस्टिस की हम बात करते हैं। टेस्टिस जो है वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो बेसिकली मेल्स के अंदर बहुत सारे फंक्शन परफॉर्म करता है। टेस्टिस में स्ट्रक्चर वाइज अगर हम देखें तो ख़ास किस्म की सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि क्वाइल्ड हैं। इसके अलावा इनमें जो है वो स्पर्मेटोजोआ यानी स्पर्म की डेवलपमेंट हो रही होती है ट्यूब्यूल्स के अंदर। फिर ये ख़ास किस्म का हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम नाम देते हैं टेस्टोस्टेरोन का, और एक हार्मोन है 17 बीटा हाइड्रोक्सी टेस्टोस्टेरोन। दो हार्मोन यानी कि ओवरऑल ये प्रोड्यूस कर रहा है। अच्छा, ये फंक्शन क्या परफॉर्म करता है, प्यूबर्टी के बाद इसकी जो टेस्टिस की डेवलपमेंट है वो स्टार्ट हो जाती है और बेसिकली ऑटोमेटिकली ये अपने हार्मोन्स रिलीज़ करना शुरू करता है आफ्टर प्यूबर्टी। ठीक है, तो सेक्स ऑर्गन्स जो हैं इनिशियल डेवलपमेंट के दौरान वो फीटस इसको डेवलप कर लेगा टेस्टिस को, और जो प्यूबर्टी है उस टाइम तक ये मेच्योर हो जाता है। फिर मेच्योर होने के बाद ये अपने हार्मोन रिलीज़ कर रहा है। वो हार्मोन क्या है, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, जिसमें मेल्स में आपने पढ़ा था आईसीएसएच है। ठीक है, ये टेस्टोस्टेरोन का लेवल मेल्स में मेंटेन रखेगा और वो कांस्टेंट रहता है। फीटस में इसका काम है डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। ठीक है, तो टेस्टिस आपने याद रखना है ड्यूरिंग इनिशियल डेवलपमेंट ऑफ फीटस। ये फीटस कहते हैं जो 3 मंथ्स का बेबी होता है इन मदर्स बॉडी, तो वो फीटस है। उस फीटस के अंदर इनिशियल डेवलपमेंट में टेस्टिस बन जाती हैं, प्यूबर्टी तक मेच्योर हो जाती हैं, प्यूबर्टी के बाद अपने हार्मोन रिलीज़ करती हैं और उसकी वजह से जो है वो हार्मोन का लेवल कांस्टेंट होना शुरू हो जाता है। और अगर फीटस में डेवलपमेंट काम है इसका सेक्स ऑर्गन्स का। ठीक है, फिर प्यूबर्टी की स्टेज में इसका फंक्शन जो है वो मेल सेकेंडरी कैरेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट भी, प्यूबर्टी जवानी को कह रहे हैं, तो जब कोई एडल्ट जवान होगा मेल तो उसमें मेल सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर्स होंगे, जैसे कि उसकी बॉडी के अंदर जो है वो बहुत सारी इंटरनल चेंजेस भी आएंगी, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जो हैं वो डेवलप हो चुके होंगे, हार्मोन्स ऐसे बन चुके होंगे जो सेक्स ड्राइव में हेल्प कर रहे हैं।
इसके अलावा उनकी जो बॉडी है, उनके ऊपर बाल बहुत ज़्यादा होंगे, ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है। फिर उनकी आवाज़ थोड़ी सी भारी होगी, ये भी सेकेंडरी सेक्स करेक्टर है। तो ओवरऑल मेल सेकेंडरी करेक्टरिस्टिक्स की डेवलपमेंट इसका काम है। फिर इसके अलावा कैस्ट्रेटेड मेल जो है, यानी जिनके अंदर ये सेकेंडरी सेक्स करेक्टर्स प्रॉपरली डेवलप नहीं होते, ठीक है, उनकी बॉडी जो है वो फिर इमेच्योर फीमेल की तरह से हो जाती है, यानी ना वो प्रॉपर मेल की तरह का उनका बॉडी स्ट्रक्चर नहीं होता, बल्कि कुछ फीमेल की तरह का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर टेस्टिस ये हार्मोन प्रॉपरली प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, और उसकी वजह से ऑटोमेटिकली उनका जो स्ट्रक्चर है वो फीमेल्स की तरह का हो गया, इमेच्योर फीमेल्स। फिर हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट वन, फीडबैक मैकेनिज्म की। फीडबैक मैकेनिज्म बेसिकली एक इंट्रैक्शन की टाइप है जिसमें मैकेनिज्म जो है वो कंट्रोल हो रहा है बाय प्रोडक्ट्स ऑफ द रिएक्शन, यानी मैकेनिज्म खुद ही अपने रिएक्शन को कंट्रोल कर रहा है विद द हेल्प ऑफ इट्स ओन प्रोडक्ट। जो प्रोडक्ट बन रहे हैं वो खुद ही रिएक्शन को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी उसकी मदद से रिएक्शन इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। अगर प्रोडक्ट्स की वजह से रिएक्शन इंक्रीज हो तो फिर ये पॉजिटिव फीडबैक है, और अगर प्रोडक्ट की वजह से रिएक्शन स्टॉप हो जाए तो ये नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल में आता है, ठीक है। तो दो अपोजिंग सिस्टम इसमें रिक्वायर्ड हैं, ठीक है। एक एक्सेलरेट करेगा तो एक्सेलरेटर है, और एक जो है वो इनहिबिटर होगा जो कि रिएक्शन को स्टॉप करेगा। अब इसमें उन्होंने बताया कि अगर हार्मोन बॉडी को बॉडी के अंदर एक हार्मोन की प्रोडक्शन है और उसकी वजह से रिएक्शन स्टिमुलेट हो रहा है या प्रोमोट हो रहा है, तो इसका मतलब कि ऐसे जो फीडबैक है वो पॉजिटिव फीडबैक मैकेनिज्म है। इसी के ऑपोजिट अगर कोई प्रोडक्ट रिएक्शन को स्टॉप कर रहा है, यानी आउटपुट रिएक्शन की जो रेट है उसको कम कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो की हुई है, जो इंट्रैक्शन है पिट्यूटरी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान में। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, और ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो लिविंग सिस्टम में बहुत जो रेट है उसको कम कर रही है, तो वो ऑटोमेटिकली नेगेटिव फीडबैक एग्जाम्पल के अंदर आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल शो की हुई है, जो इंट्रैक्शन है पिट्यूटरी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के दरमियान में। इट इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म, और ये फीडबैक मैकेनिज्म जो है वो लिविंग सिस्टम में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम्पल आपको कोड की हुई है। स्टार्ट हम करते हैं स्ट्रेस से। स्ट्रेस क्या है? वो है कोल्ड कंडीशन, सर्दी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। अब उसको हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व है, उसमें ब्रेन का पार्ट। हाइपोथैलेमस के अंदर न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं जो इस स्ट्रेस की कंडीशन को रिसेप्टर से रिसीव कर रहे हैं, ठीक है। अब वो क्या कर रहे हैं, ब्लड के अंदर एक हार्मोन रिलीज कर रहे हैं, ठीक है। हार्मोन कौन सा है? डैट इज थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। वो एंडोक्राइन सेल्स एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के थ्रू थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH को रिलीज कर रहे हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आगे एक्ट कर रहा है थायराइड ग्लैंड के ऊपर। थायराइड ग्लैंड क्या कर रहा है, वो फर्दर रिलीज कर रहा है अनदर हार्मोन डैट इज थायरोक्सिन। अब जैसे ही थायरोक्सिन जो है वो रिलीज़ हो रहा है, उसने बॉडी के अंदर जो कोल्ड की सिचुएशन थी उसको बैलेंस किया, रिस्पॉन्ड किया। आपकी बॉडी के अंदर कोल्ड की सिचुएशन नॉर्मलाइज हो गई। जैसे ही वो नॉर्मल हुई, थायरोक्सिन का लेवल ऑटोमेटिकली क्या करेगा, जो न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं उन्हें दोबारा से स्टिमुलेट करेगा कि वो इन थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स की प्रोडक्शन को जो है वो अफेक्ट करे, ठीक है। यहाँ पे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर लो है, स्ट्रेस फील किया न्यूरो सिक्रेटरी सेल ने हाइपोथैलेमस के, उसने ट्रिगर कर दिया है TSH को, ठीक है। TSH पिट्यूटरी का इंटीरियर ग्लैंड रिलीज कर रहा है। TSH आगे फर्दर थायराइड को इफेक्ट करेगा और थायराइड थायरोक्सिन रिलीज करेगा। थायरोक्सिन की मदद से आपकी जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी थी, यानी आपके बॉडी के अंदर रिएक्शन, वो इंक्रीज हो जाएंगे सेल्स में, जिससे ATP जनरेट होंगे। ATP एनर्जी ज़्यादा बढ़ेगी, हीट प्रोड्यूस होगी, ठीक है। जैसे ग्लूकोज की ब्रेकडाउन हुई, ATP और एनर्जी प्रोड्यूस हो गई। एनर्जी और हीट से आपकी बॉडी का टेम्परेचर बैलेंस होना शुरू हो जाएगा, थर्मोरेगुलेशन हो गई। बॉडी का टेम्परेचर जैसे ही हाई हुआ, फ़ौरन से जो थायरोक्सिन का हाई लेवल है वो दोबारा से अफेक्ट करेगा किसको, न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स को, जिससे वो TSH की प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देगा। अब ये जो इनहिबिट किया उसने TSH को, रिएक्शन का प्रोडक्ट कौन था, थायरोक्सिन।
थायरॉक्सिन आउटपुट थी, उसका प्रोडक्ट था, उसकी मदद से रिएक्शन स्टॉप हो गया क्योंकि हीट प्रोड्यूस हो गई, बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन हो गया, आपका रिस्पॉन्स पॉजिटिव आ गया। तो थायरॉक्सिन क्या कर रहा है, अब TSH की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि अगर TSH कॉन्टीन्यूसली रिलीज होता गया बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो क्योंकि अब उसकी ज़रूरत नहीं है तो वो रिएक्शन को खुद ही इनहिबिट कर रहा है, तो थायरॉक्सिन आउटपुट है, रिएक्शन क्योंकि इनहिबिट हो रहा है तो डैट इज़ एन एग्जांपल ऑफ नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। तो जैसे डायग्राम में आपने देखा, ये कोल्ड और स्ट्रेस की सिचुएशन है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स ने रिलीज़ किया हार्मोन TSH, उसने थायराइड को इफेक्ट किया, थायराइड ने थायरॉक्सिन रिलीज़ किया, बॉडी टेम्परेचर नॉर्मलाइज हुआ, थायरॉक्सिन ने वापस इफेक्ट किया न्यूरोसिक्रेटरी सेल्स को कि इसकी जो प्रोडक्शन थी उसको रोक दिया जाए, तो डैट इज़ कॉल्ड नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, ठीक है। फिर हमारे पास कंपैरिजन आ जाता है नर्वस कोऑर्डिनेशन का और केमिकल कोऑर्डिनेशन का। नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन में कुछ सिमिलैरिटीज़ एग्जिस्ट कर रही हैं, ठीक है, दोनों सिस्टम्स के दरमियान बहुत सारी चीज़ें कॉमन है, जैसे दोनों ही में जो सेल्स हैं वो हार्मोन प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह नर्व सेल्स एंड न्यूरॉन्स वो केमिकल मैसेंजर रिलीज़ करते हैं। आपने देखा केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन रिलीज़ हो रहे हैं सेल से, और वो हार्मोन क्या है, वो केमिकल इन नेचर है, जबकि न्यूरॉन्स का स्ट्रक्चर आपने पढ़ा था कि वो भी ख़ास किस्म के केमिकल ही रिलीज़ करते हैं, क्योंकि नर्व इम्पल्स जब मैसेज लेकर आती है तो एक नर्व दूसरे नर्व तक नहीं जा सकती, उसको जंप करना पड़ता है। वो जो जंप करेगी तो बीच में वो जो खला है दो नर्व्स के दरमियान में, उसको पूर करना है, उसमें से गुजरना है, तो वहाँ पर वो मैसेज रिलीज़ करती है मैसेंजर की फॉर्म में, और वो मैसेंजर क्या है, वो केमिकल है। तो दोनों केमिकल रिलीज़ कर रही हैं। फिर दोनों ही मैसेंजर केमिकल्स को रिलीज़ कर रही हैं इन एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस ऑफ बॉडी के बाहर जो एक स्पेस है, यानी आउटसाइडर स्पेस बॉडी के अंदर, वहाँ पर ये अपने केमिकल्स को रिलीज़ कर रही है, ठीक है, जैसे साइनैप्स के अंदर रिलीज़ होते हैं नर्व्स के बाहर, इसी तरह जो सेल्स हैं वो ब्लड में रिलीज़ कर देते हैं। तो इस तरह दोनों मैसेंजर एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेसेस में रिलीज़ कर रहे हैं मैसेंजर केमिकल्स को। इसी तरीके से दोनों बॉडी के अंदर कोऑर्डिनेशन में हेल्प करते हैं, दोनों ही स्पेसिफिक स्टिमुलस को रिस्पॉन्स दे रहे हैं, चाहे वो बॉडी के अंदर दें या फिर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को रिस्पॉन्स देने के लिए। जैसे बाहर से कोल्ड सिचुएशन का आना, ये एक्सटर्नल स्टिमुलस था, रिस्पॉन्स भी उसी को कर रहे हैं हम। इसी तरह बॉडी के अंदर कोई ग्रोथ है, सेल्स की ग्रोथ होनी है, उसके लिए हार्मोन है, तो वो इंटरनल स्टिमुलस है। दोनों ही होम्योस्टैटिक इन फंक्शन है। होम्योस्टेसिस आपने पढ़ा है, बैलेंस ऑफ वाटर, टेम्परेचर, सॉल्ट्स और वेस्ट मटेरियल, तो ओवरऑल होम्योस्टेसिस में हेल्प करें। जैसे अभी हमने एग्जांपल पढ़ी है कि थर्मो रेगुलेशन में हेल्प आउट कर रहे होते हैं, तो नर्वस सिस्टम भी हमारा इसके अंदर इन्वॉल्व है और केमिकल कोऑर्डिनेशन भी, ठीक है। अब यहाँ पर एक चार्ट आपको दिया गया है, चार्ट के अंदर जो है ओवरऑल उन्होंने बताया हुआ है, जैसे नर्वस कोऑर्डिनेशन में उन्होंने बताया न्यूरॉन्स हैं, सेंसरी, एसोसिएटिव और मोटर न्यूरॉन्स, तीनों का जो फंक्शन है वो बेसिकली बेसिक यूनिट है स्ट्रक्चर और फंक्शन का न्यूरॉन्स नर्वस सिस्टम में, ठीक है। तो न्यूरोलॉजिकल सेल्स हैं जो बेसिकली प्रेजेंट हैं और ये प्रोवाइड कर रही हैं न्यूट्रिशन एंड प्रोटेक्शन टू द न्यूरॉन्स, ठीक है। तो बेसिकली नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट है, जो उसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में अगर हम देखें तो हार्मोन्स जो है वो सेल्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें हम और इसी तरह से हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं और इस तरह न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स हैं, ठीक है। दोनों सेल्स हाइपोथैलेमस में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, दोनों का काम हार्मोन्स को रिलीज़ करना है और अपना स्ट्रक्चर और फंक्शन इसी तरीके से वो मेंटेन करते हैं। तो केमिकल कोऑर्डिनेशन में याद रखना है हार्मोन इंपॉर्टेंट है, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन्स इंपॉर्टेंट है। फिर दूसरा अगर हम देखें तो केमिकल्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं बाय न्यूरॉन एंडिंग, ठीक है, दे एक्ट वेयर दे आर प्रोड्यूस, ठीक है, जहाँ पर वो प्रोड्यूस हो रही होती हैं वो वहीं पर अपना काम कर रही होती हैं, वहीं पर अपना इन्फ्लुएंस शो कर रही होती हैं, और अगर उन्होंने अपना थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करना है तो वो सिर्फ माइक्रोमीटर का डिस्टेंस होता है, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। जैसे एसिटाइल कोलिन आपने पढ़ा, वो नर्व एंडिंग्स में एक केमिकल मैसेंजर है जो साइनैप्स पे रिलीज होता है और थोड़े से डिस्टेंस के आगे ही नेक्स्ट न्यूरॉन स्टार्ट होती है, वहाँ पे अपना फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता। हार्मोन आपने पढ़ा जो प्रोड्यूस हो रहे होते हैं वो ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं दूर दूर तक,
कई ऐसी जगहों पर टारगेट सेल्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे इन्होंने ADH की एग्जांपल दी हुई है, एंटी डायरेटिक हार्मोन, वो पोस्टीरियर लूप प्रोड्यूस कर रहा है पिट्यूटरी का, वहाँ से वो टारगेट सेल्स को अफेक्ट करेगा, और टारगेट सेल कहाँ पर जाकर है, वो किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स में है, ठीक है, तो वहाँ वाटर की रीएब्जॉर्प्शन में हेल्पफुल है। फिर थर्ड वन जो यहाँ पर उन्होंने बताया वो न्यूरॉन्स हैं जो न्यूरोट्रांसमीटर को रिलीज़ कर रही हैं, ठीक है, इनटू वन और अ स्मॉल ग्रुप ऑफ स्पेसिफिक सेल्स। जबकि थर्ड वन जो केमिकल में अगर आप देखें तो ब्लड जो है वो बेसिकली हार्मोन्स को प्रोड्यूस कर रहा है, हार्मोन्स को साथ मीट कर रहा है, बात कर रहा है, और उसमें बहुत सारे जो है वो सेल्स होते हैं जिनको रिस्पॉन्ड करता है ये हार्मोन्स, ठीक है। फोर्थ वन अगर आप देखें तो जो नर्वस कोऑर्डिनेशन है उसका डायरेक्ट इफेक्ट है, इमीडिएट इफेक्ट है, वो फ़ौरन से रिस्पॉन्स शो करता है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता, उसका इफेक्ट इमीडिएट नहीं होता, ठीक है, या समटाइम इमीडिएट इफेक्ट भी होता है लेकिन इसका इफेक्ट हमेशा प्रोलॉन्ग्ड होता है, लंबे अरसे तक रहता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन का शॉर्ट टर्म होता है, ठीक है, वो थोड़े टाइम के लिए आपने रिस्पॉन्स किया, बात ख़त्म हो गई। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन ही इतनी देर से जो है देर तक बॉडी में रहेगा, बनेगा, तो वो अपना रिस्पॉन्स ज़्यादा देर तक शो करता है, ठीक है। फिर इसमें जैसे आपने पढ़ा, आप किसी गर्म चीज़ को हाथ लगाते हैं फ़ौरन हटा लेते हैं, नर्वस कोऑर्डिनेशन में इतना सा स्टिमुलस आया, आपने रिस्पॉन्ड किया, ख़त्म, इमीडिएट रिस्पॉन्स। केमिकल कोऑर्डिनेशन में रिस्पॉन्ड इमीडिएट हो सकता है, जैसे इंसुलिन प्रोड्यूस हुई, हाँ, बनने में जितना टाइम लगेगा वो रिक्वायरमेंट है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ब्लड के अंदर लेवल बैलेंस हुआ ग्लूकोज का, तो हार्मोन, ये जो ब्लड लेवल बैलेंस करना है उसके लिए जो टाइम रिक्वायरमेंट है वो प्रोलॉन्ग्ड है, उसका असर भी ज़्यादा देर तक रहता है, ठीक है। अच्छा, इसमें उन्होंने फिर बताया कि ये नर्वस कोऑर्डिनेशन को जो है वो बेसिकली अफेक्ट हो रहा होता है ये सारा प्रोसेस थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो नर्व्स में से ट्रैवल कर रहे होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर की फॉर्म में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स है। जबकि केमिकल कोऑर्डिनेशन में केमिकल स्टिमुलेशन होती है जो टारगेट सेल्स से हार्मोन की फॉर्म में जाती है। फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो रैपिड होता है, फास्ट स्पीड के साथ 100 मीटर पर सेकेंड है, ये नर्व इम्पल्स 1 सेकेंड में 100 मीटर्स तक ट्रैवल कर जाती है, ठीक है, और ह्यूमन बींग्स में मैक्सिमम स्पीड 120 मीटर पर सेकेंड है, ये MCQ के लिए आपने याद रखना है। केमिकल कोऑर्डिनेशन ना तो बहुत रैपिड होता है और ना ही वो इतना प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट शो करता है, ठीक है। फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन में जो केमिकल्स हैं वो न्यूरोट्रांसमीटर उस सिस्टम में इन्वॉल्व हैं, ठीक है, शॉर्ट लिव्ड होते हैं, वो थोड़े से टाइम के लिए रिलीज़ होते हैं, थोड़े से ड्यूरेशन के लिए अपना काम करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, देन इट्स ओके। लेकिन जो केमिकल कोऑर्डिनेशन है उसमें हार्मोन वो केमिकल हैं जो ज़्यादा देर तक एक्टिव रहते हैं ब्लड में, ज़्यादा ड्यूरेशन के लिए अपना काम कर सकते हैं, अपना एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिक डिफरेंस अगर हम याद रखें तो नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन और केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन इन्वॉल्व है। नर्वस कोऑर्डिनेशन में न्यूरॉन एंडिंग्स होती हैं जहाँ पर ख़ास न्यूरो सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं और उन्हें ज़्यादा डिस्टेंस कवर नहीं करना होता, ठीक है। केमिकल कोऑर्डिनेशन में हार्मोन ब्लड में रिलीज़ होंगे, ट्रैवल करेंगे और टारगेट सेल्स तक जाएंगे, ये अपना फंक्शन उधर ही परफॉर्म नहीं करते जहाँ रिलीज़ हो रहे होते हैं, जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन में ऐसा नहीं होता, वो वहीं पर अपना फंक्शन ज़्यादातर परफॉर्म करते हैं। फिर नर्वस कोऑर्डिनेशन का जो रिस्पॉन्स है वो शॉर्ट टर्म है लेकिन इमीडिएट है। केमिकल कोऑर्डिनेशन का रिस्पॉन्स लॉन्ग टर्म है लेकिन रैपिड नहीं होता, ज़्यादा जल्दी नहीं होता, ठीक है, इमीडिएट हो भी सकता और नहीं भी। नर्वस कोऑर्डिनेशन में बेसिकली जो इफेक्ट है वो रैपिड है, 100 मीटर पर सेकेंड है नर्व इम्पल्स की स्पीड और मैक्सिमम 120 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में इतना प्रोलॉन्ग्ड और लॉन्ग लास्टिंग रैपिड इफेक्ट नहीं है, ठीक है, स्लो इफेक्ट शो करता है, स्लो इफेक्ट शो करता है लेकिन प्रोलॉन्ग होता है, यानी लंबे अरसे तक लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट होगा लेकिन स्लो वो प्रोड्यूस होगा, हाँ, रैपिड नहीं होता, फ़ौरन रिस्पॉन्स नहीं आता। जबकि नर्वस कोऑर्डिनेशन के अंदर जो केमिकल्स हैं वो बेसिकली मैसेज को डिलीवर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर जो है केमिकल्स वो लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए नहीं होते, सिर्फ शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए न्यूरोट्रांसमीटर हैं, शॉर्ट टाइम के लिए बनेंगे, शॉर्ट टाइम के लिए उनका रिस्पॉन्स होगा। लेकिन केमिकल कोऑर्डिनेशन में जो हार्मोन्स हैं उनका रिस्पॉन्स लॉन्ग टाइम के लिए और वो ज़्यादा देर तक एक्टिव भी रहते हैं। तो आपने याद रखना केमिकल कोऑर्डिनेशन
लॉन्ग लास्टिंग इफेक्ट देगा, प्रोलॉन्ग्ड इफेक्ट देगा लंबे अरसे तक, लेकिन वो रैपिड नहीं होता, स्लो इफेक्ट शो करता है। नर्वस कोऑर्डिनेशन फ़ौरन इमीडिएट रिस्पॉन्स देगा, लेकिन वो ज़्यादा टाइम के लिए नहीं होता। तो ये हमारा आज का लेक्चर था जो नर्वस और केमिकल कोऑर्डिनेशन के हवाले से था। आई होप यू ऑल आर अंडरस्टैंडिंग द लेक्चर, और जो है आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। थैंक यू सो मच।